हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अर्थराइटिस की डेफिनेशन से। Arthritis is the inflammation of one or more joints. The main symptoms of arthritis is joint pain, stiffness, which typically worsen with age. बेसिकली अर्थराइटिस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग देखने को मिलती है हमारे जॉइंट्स के अंदर। जो भी बॉडी के अंदर हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं, सच एज जो हमारे नी का जॉइंट हो गया, शोल्डर का जॉइंट, वहां पर इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग देखने को मिलती है अर्थराइटिस के कंडीशन के अंदर। और इसके जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो होता है जॉइंट पेन। इसके अंदर पेशेंट को बहुत सीवियर जॉइंट पेन देखने को मिलती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है पेशेंट को। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं ना, एज के साथ और ज़्यादा वर्स होते जाते हैं। ये थी इसकी जनरल डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉजेस की और रिस्क फैक्टर्स की। अगर बात करें कॉजेस की, तो कॉजेस जो होते हैं वो तो जनरल कॉज होते हैं जिसकी वजह से अर्थराइटिस अकर होता है किसी भी पर्सन के अंदर। वहीं पर अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की, रिस्क फैक्टर्स वो लाइफस्टाइल होती है जिनकी वजह से हम इस कंडीशन को और इनहेंस कर लेते हैं या बढ़ावा दे देते हैं। स्टार्ट करते हैं। द कॉजेज वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप और फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। अब ये जो कॉजेज होते हैं ये टाइप और फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस पर डिपेंड करते हैं। कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं सच एज इंजरी। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी जॉइंट इंजरी हुई है तो उसको अर्थराइटिस होने के जो चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं। इसके अलावा अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मेटाबॉलिज्म जो है वो अब नॉर्मल है किसी कंडीशन की वजह से, तो वहाँ पर भी आपको अर्थराइटिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस यानी कोई भी जेनेटिक कंडीशन है या कोई भी मान लो जेनेटिक रीजन है जिसकी वजह से आपको ये अर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन्फेक्शन इन्फेक्शन भी इसका कॉज होता है। कोई भी इन्फेक्शन जो कि हुआ है ब्लड में या बोन के अंदर, उसकी वजह से भी अर्थराइटिस देखने को मिलता है। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, अगर इम्यून सिस्टम के अंदर कोई भी डिसफंक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी अर्थराइटिस देखा जाता है। नेक्स्ट है एज। द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मोस्ट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस इंक्रीज विथ एज। जो अर्थराइटिस होने की जब से ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, वो एज की वजह से होते हैं, यानी कि बढ़ती एज के साथ अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। ओवरवेट एंड ओबेसिटी, एक्सेस वेट कैन कंट्रीब्यूट टू अर्थराइटिस। ओवरवेट होना, एक्सेस वेट होता है अगर किसी पर्सन के अंदर, तो वहां पर भी अर्थराइटिस को कंट्रीब्यूट करता है वो। जिस पर्सन के अंदर वेट ज़्यादा होता है, जो ओवरवेटेड होता है, उसको अर्थराइटिस होने के चांसेस भी पर्टिकुलरली हाई रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्स और जेंडर की बात करें, मोस्ट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस आर वन और मोर कॉमन इन फीमेल्स। तो जनरली फीमेल्स के अंदर जो अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली मेल ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जॉइंट इंजरीज और फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक कॉज होती है। ये सारे हमारे पास कॉजेस थे जो कि अर्थराइटिस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थराइटिस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थराइटिस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि किस किस टाइप के अर्थराइटिस होते हैं। उनकी हम लोग यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डिटेल में हम लोग एक एक अर्थराइटिस को बाद में अलग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ उनके नाम और एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? A type of arthritis that occurs when the flexible tissue at the end of bones wear down, which can lead to rubbing of bone together joints. बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो बोन्स है और यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, अगर वो वहाँ यहाँ पर डैमेज हो जाएंगे तो ये जो दोनों बोन है वो आपस में रब करेगी। उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अर्थराइटिस। इसके अलावा सेकंड टाइप की अगर बात करें तो वो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर
affecting many joints including those in hands and feet। सो ये तो एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है जॉइंट्स के अंदर। जनरली ये जो होता है हैंड्स और फीट के जो जॉइंट्स होता है उनको अफेक्ट करता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे थर्ड गाउट अर्थराइटिस की। सो गाउट अर्थराइटिस क्या होता है? इज द पेन एंड इन्फ्लामेशन अकर व्हेन टू मच यूरिक एसिड क्रिस्टलाइजेस एंड डिपॉजिट इन द जॉइंट। सो गाउट अर्थराइटिस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है हमारे बॉडी के जॉइंट्स के अंदर, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है ना वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बॉडी में और वो क्रिस्टल्स का फॉर्म ले लेता है। यानी कि क्रिस्टल जैसे कि क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे यूरिक एसिड डिपॉजिट होके एक स्टोन टाइप फॉर्मेशन कर लेते हैं जॉइंट्स के अंदर, जो कि पेन और इन्फ्लामेशन कॉज करता है बहुत ज़्यादा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गाउट अर्थराइटिस। नेक्स्ट हमारे पास है पसोरियाटिक अर्थराइटिस। occurs when your body immune system attacks healthy cell and tissue। अब बेसिकली क्या होता है, जब हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो भी हेल्दी सेल्स और टिश्यूज होता है उनके ऊपर ही अटैक करने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पसोरियाटिक अर्थराइटिस। द इम्यून रेस्पॉन्सेस कॉज इन्फ्लामेशन इन योर जॉइंट्स। अब ये जो इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है ना, ये जाके इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग और जो पेन होता है वो कॉज करवाता है हमारे जॉइंट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट लास्ट जो टाइप होता है हमारे पास वो है जुवेनाइल अर्थराइटिस। जुवेनाइल अर्थराइटिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग क्रोनिक डिजीज। इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। ये जनरली चिल्ड्रंस के अंदर देखे जाने वाला अर्थराइटिस होता है। ये क्रोनिक डिजीज या लंबे समय तक रहने वाली डिजीज होती है और लॉन्ग लास्टिंग वे तक ये रहती है। ये जो होता है जनरली चिल्ड्रन के अंदर देखा जाने वाला अर्थराइटिस होता है। तो ये थे हमारे पास क्लासिफिकेशन। आई होप आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप का अर्थराइटिस से सफ़र करना पड़ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। नाउ फर्स्ट यहाँ पर है पेन इन द जॉइंट्स, एंकल, बैक, फिंगर्स, हैंड मसल्स, नेक और रिस्ट। ये जो भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के या फिर जो भी जॉइंट्स है यहाँ पर और मसल्स के अंदर पेन देखने को मिलेगा। इसके साथ में स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, यानी कि जो मूवमेंट होगा वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा जॉइंट्स का, वहाँ पर पेन जो होगा वो ज़्यादा अकर होगा पेशेंट को। इसके अलावा स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेडनेस भी देखने को मिलेगी जॉइंट्स के अंदर। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन जो होगा वो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलेगा। स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्किन है उसका जो कलर है वो यहाँ पर डिस्कलर हो जाएगा, रेडनेस या चेंज देखने को मिलेगा स्किन कलर के अंदर। टेंडरनेस और सेंसिटिविटी टू टच अराउंड द जॉइंट। अब यहाँ पर टेंडरनेस का मतलब होता है कि जब हमारे किसी भी अफेक्टेड पार्ट को हम लोग टच करते हैं और टच करने के दौरान वहाँ पर अगर पेन होता है या सेंसिटिविटी महसूस होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेंडरनेस। अब जो जॉइंट्स होंगे उसके अराउंड टेंडरनेस और सेंसिटिविटी जो होगी वो यहाँ पर फील होगी पेशेंट को। फीलिंग ऑफ हीट और वार्म नियर योर जॉइंट, यहाँ पर हीट और वार्म फील होगा जॉइंट्स के रिगार्डिंग या फिर जॉइंट्स के नियर, सॉरी। ये थे हमारे पास सिम्टम्स जो कि आपको देखने को मिलेंगे अर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डायग्नोसिस के बारे में। ये जो कंडीशन है अर्थराइटिस, इसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जाती है डॉक्टर्स और फिजिशियन के द्वारा इसको डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप फिजिकली एग्जामिन करते हो पेशेंट को। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हम लोग पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की, ताकि हम लोग पता लगा सके कि ये जो कंडीशन है अर्थराइटिस की वो जेनेटिकली है या फिर इसका कोई दूसरा कॉज है। इसके अलावा एक्सरे यहाँ पर हेल्प करता है, बोन का, जॉइंट्स का जो एक्सरे होता है वो हमारे को हेल्प करता है इस सिचुएशन को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिटी स्कैन और एमआरआई, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड। ये सारी चीज़ें भी हमारे पास डायग्नोसिस के अंदर हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है इस कंडीशन के लिए।
सबसे पहले बात करेंगे कुछ मेडिकेशंस की। मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट अर्थराइटिस में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अर्थराइटिस। अब जनरली जो मेडिसिन्स होती है वो टाइप ऑफ अर्थराइटिस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कॉमनली बात करते हैं कॉमनली यूज्ड ऑफ अर्थराइटिस मेडिकेशंस। जनरली जो कॉमनली यूज करी जाती है अर्थराइटिस के कंडीशन के अंदर वो होती है एनाल्जिक्स। एनाल्जिक्स जो होती है वो पेन को रिलीव करने के लिए यूज की जाने वाली मेडिकेशंस होती है, पेन को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, सो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए यहाँ पर स्वेलिंग, और इसके अलावा स्वेलिंग को रिमूव करने के लिए जो मेडिकेशंस यूज होती है वो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी जो होती है वो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर यूज की जाती है। इसके अलावा कुछ और मेडिकल मैनेजमेंट है सच एज वेट लॉस। Weight loss. If you are obese, losing weight will reduce the stress on your joints, bearing joints. So basically अगर वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट के अंदर तो उसके जॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी अर्थराइटिस की कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प कीप योर जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। सो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज भी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा हीट एंड कोल्ड हीटिंग पैड्स और आइस पैक्स में हेल्प रिलीविंग अर्थराइटिस पेन। इसके अलावा जो हीट और कोल्ड के जो पैक्स होते हैं वो भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं अर्थराइटिस की कंडीशन को रिलीव करने के लिए। सो ये था हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि अगर जो मेडिसिन है और जो भी नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो अगर काम नहीं करे तो उस केस के अंदर जब सर्जरी करनी पड़ेगी तो उस कौन कौन सी सर्जरीज जो होती है वो अर्थराइटिस के अंदर होती है या की जाती है। सबसे पहले है जॉइंट रिपेयर। इन सम केसेस जॉइंट सरफेस कैन बी स्मूथन्ड टू रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव फंक्शन। अब जॉइंट रिपेयर की जो सर्जरी होती है उसके अंदर क्या होता है, जॉइंट के जो सरफेस होते हैं ना उनको स्मूथ किया जाता है ताकि जो पेन और फंक्शन है उस पेन को रिड्यूस किया जा सके और फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सके जॉइंट्स के। इसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट भी एक सर्जरी होती है। दिस प्रोसीजर रिमूव्स योर डैमेज जॉइंट एंड रिप्लेस इट विद द आर्टिफिशियल वन। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल जॉइंट होता है जो कि डैमेज हो चुका होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल जॉइंट के द्वारा। उस कंडीशन को बोलते हैं या उस सर्जरी को बोलते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जॉइंट फ्यूजन के बारे में। जॉइंट फ्यूजन क्या होता है, दिस प्रोसीजर इज मोर ऑफन यूज टू स्मॉलर जॉइंट्स। सो ये जो स्मॉलर जॉइंट्स होते हैं या स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, सच एज दोज इन रिस्ट एंकल एंड फिंगर्स। सो हमारे जो भी एंकल रिस्ट और फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, इट रिमूव्स द एंड ऑफ द टू बोन्स इन द जॉइंट्स एंड देन लॉक्स टुगेदर एंड टुगेदर। सो बेसिकली जो दो बोन्स होती है उनके जो एंड्स होते हैं उसको यहाँ पर स्मूथ कर दिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है और आपस में उनको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फ्यूजन। सो आई होप आपको सारे सर्जिकल मैनेजमेंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि नर्स यहाँ पर क्या क्या रोल होते हैं नर्स के, जो कि नर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ कंफर्ट मेजर्स। नर्स को यहाँ पर कंफर्ट मेजर्स को प्रोवाइड कराना है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड, मसाज, पोजीशन चेंजेस, रेस्ट, फोम मैटर्स एंड सपोर्टिव पिल्लो। ये सारे जो भी कंफर्ट मेजर्स होते हैं जो कि नर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा एडमिनिस्टर एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जिक्स। यहाँ पर जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जिक्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन और पेन के लिए यूज करी जाने वाली ड्रग्स होती है उनको एडमिनिस्टर करना है। स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटिक मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा एंटी रूमेटिक मेडिकेशंस जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उन सबको भी एडमिनिस्टर करना नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है डेवलप एंड इनकरेज अ स्लीप रूटीन। यहाँ पर इनकरेज करना है पेशेंट को एक प्रॉपर स्लीप रूटीन के लिए।
इसके अलावा इनकरेज पेशेंट टू डू पैसिव एक्टिव एक्सरसाइज। सो एक्टिव एक्सरसाइज जो होती है वो कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, तो उसके लिए पेशेंट को इनकरेज करना है। इसके अलावा है मे अ डाइट प्लान बाय कंसल्टिंग डाइटिशियन रिच इन कैल्शियम एंड एसेंशियल विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। सो डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक जो प्रॉपर मील या फिर डाइट प्लान है वो पेशेंट के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि कैल्शियम और जो भी एसेंशियल विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन है उनके अंदर रिच हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है explain patient and his or her family members about the disease properly and also about treatment and surgeries। सो पेशेंट और पेशेंट की जो भी फैमिली है उसको प्रॉपरली डिजीज के बारे में समझाना है, उससे रिलेटेड सर्जरी और ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपरली समझाना है, ताकि उनकी जो एंजाइटी है वो इस कंडीशन के अंदर रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, और पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, नर्स का इम्पोर्टेंट रोल है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।